हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारा से यूट्यूब चैनल क्वालिटी कैंपस में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में कक्षा 10वीं के संस्कृत बुक का संस्कृत पुस्तक की हम लोगों ने प्रथम अध्याय मंगलम पाठ का हम लोग विस्तार से चर्चा कर चुके हैं और उससे जितने भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव होने वाले थे सबको हम लोगों ने एक एक करके देख चुका है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं के संस्कृत का दूसरे अध्याय, जिस अध्याय का नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, उसके व्याख्या को आज देखेंगे और उसका हिंदी अनुवाद को समझेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, हिंदी अर्थ को। फिर इससे अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनेंगे सारे क्वेश्चन को लेकर आएंगे, फिर आप लोगों के समक्ष प्रकट करेंगे। तो बिना देर किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, ये सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का ये सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है संस्कृत के छात्रों के लिए। तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने मंगलम पाठ को कर चुका था। मंगलम पाठ जो कि पहला चैप्टर, ये हम लोगों ने देख चुका था। आज के इस वीडियो में हम लोग दूसरे चैप्टर जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, इस चैप्टर को हम लोग देखने वाले हैं, इसका हिंदी अनुवाद समझने वाले हैं। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग इस चैप्टर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें जानेंगे कि यह चैप्टर कहाँ से लिया गया है। इस पाठ का परिचय के बारे में जानेंगे कि यह पाठ परिचय में हम लोग जानेंगे कि इसमें बिहार की राजधानी पटना के प्राचीन महत्व का निरूपण करने के साथ साथ ऐतिहासिक परंपरा से आधुनिक राजनीति के प्रसिद्ध स्थलों का भी निरूपण किया गया है। यानी कि पाटलिपुत्र वैभवम में पटना का, पाटलिपुत्र अर्थात पटना, तो पटना के महत्व को दर्शाया गया है, वहाँ की महत्व को बताया गया है कि वहाँ का ऐतिहासिक, पटना का इतिहास क्या रहा, राजनीतिक मामले में क्या था, धार्मिक मामले में क्या था, आर्थिक मामले में कैसा था पटना, उसके इतिहास के बारे में कुछ चर्चा किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि चैप्टर के अनुसार इस पाठ का परिचय क्या है। तो संस्कृत में पाठ परिचय दिया गया है, बिहार राज्य से राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धार्यत। अस्य इतिहासः सार्धसहस्रद्वय वर्ष परिमितः वर्तते। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यान आकर्षणम। आइए इसका हिंदी अर्थ देखते हैं कि इसका हिंदी अर्थ क्या होता है। बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर, बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर, ये आप सभी को पता होगा। पटना शहर सभी समयों में यानी प्राचीन काल से ही महत्वशाली रहा है। यानी प्राचीन काल से ही पटना का बहुत ज़्यादा, बिहार के लिए बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। इसका इतिहास 2500 वर्ष या 2500 वर्ष का है, 2500 वर्ष पुराना है पटना का इतिहास। ये आप लोगों के ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो इसका आंसर 2500 वर्ष होने वाला है। आइए आगे देखते हैं। यहाँ धार्मिक स्थान, पटना में धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान और औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षण है। धार्मिक मामले में, उद्योग के मामले में और राजनीति के मामले में पटना आकर्षणीय है, आकर्षण करने योग्य है, बहुत ही महत्व रखता है इन सब मामलों में। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि इनके बारे में और भी क्या कहा गया है, पटना का जिक्र किस किस तरीके से किया जा रहा है। वैदेशिका यात्रिण मेगास्थनीज फाहियान वेनसांग
इत्सिंग प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनं स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। पाठेऽस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्यः परिचयो वर्तते। इसमें कहा जा रहा है कि विदेशी यात्री जो मेगास्थनीज थे, विदेशी यात्री फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग, इनके द्वारा मुख्य रूप से पटना का वर्णन किया गया है, अपने अपने ग्रंथों में किया गया है। इस पाठ में पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। इस पाठ में पटना के विषय में सामान्य परिचय, पटना का सामान्य परिचय दिया गया है। इसको एक बार हिंदी में पढ़ेंगे। हिंदी में क्या अर्थ है? विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग तथा इत्सिंग आदि ने पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। सभी ने, जो विदेशी यात्री थे, मेगास्थनीज, फाहियान, ह्वेनसांग और इत्सिंग, इन्होंने अपने अपने ग्रंथों में पटना का बहुत ही सुंदरता के साथ जिक्र किया है। अगले स्लाइड में बढ़ेंगे और अगला स्लाइड यहाँ से आप लोगों का चैप्टर स्टार्ट होता है। अब तक हम लोगों ने सिर्फ इसका परिचय देखा। कहा जा रहा है कि प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतमं पाटलिपुत्रम नुगंगम वसद विचित्रम महानगरम बभूव। तद्विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कूटनीमताख्ये काव्य कथयति। कहते हैं कि प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा किनारे बसा विचित्र महानगर है। पटना गंगा के किनारे बसा है, परंतु एक विचित्र सा महानगर है, जिसके जैसा शायद ही पूरे विश्व में पटना के जैसा कोई शहर मिले। इसके विषय में, पटना के विषय में, इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि, दामोदर गुप्त नाम के कवि ने, इनकी एक लेखनी है, जिनका एक काव्य है जिसका नाम है कूटनीमताख्य। कूटनीमताख्य में दामोदर गुप्त ने पटना के बारे में बहुत ही सुंदरता के साथ जिक्र किया है। कूटनीमताख्य काव्य में कहा है कि उन्होंने अपने कूटनीमताख्य काव्य में दामोदर गुप्त जी ने कहा है, क्या कहा है, तो आइए पढ़ते हैं इसको। अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। कहते हैं कि पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नाम नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान है। ऐसा दामोदर गुप्त जी ने अपने काव्य कूटनीमताख्य में कहा है कि पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नाम नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली है, अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान है। यानी पटना को इंद्रलोक के समान कहा गया और पटना को सरस्वती का कुलगृह, शिक्षा का केंद्र भी कहा गया है कूटनीमताख्य काव्य में। इससे आगे देखते हैं अगला क्या है। फिर कहता है इतिहासे श्रूयते, इतिहास में सुना जाता है, श्रूयते यत गंगायास तीरे बुद्ध काले पाटली ग्राम स्थित आसीत यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागतः तेन कथितम आसीत यद ग्रामोऽयं महानगरं भविष्यति किंतु कलहस्य अग्निदाहस्य जलपूर्यस्य च भयात् सर्वदा क्रांतम भविष्यति। इसके हिंदी को समझने का प्रयास करेंगे। इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर स्थित पाटली नामक ग्राम अवस्थित था। भगवान बुद्ध के समय गंगा नदी के तट पर पाटली ग्राम अवस्थित था और भगवान बुद्ध
कई बार आए थे और पाटलीग्राम भगवान बुद्ध कई बार आ चुके थे। उनके द्वारा कहा गया था, भगवान बुद्ध ने पटना के बारे में कहा था, उनके बारे में कहा गया था, उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव महानगर होगा। उस समय सिर्फ पटना एक गांव था, ग्राम था, इसीलिए इसके बारे में महात्मा बुद्ध ने कहा कि यह गांव अवश्य ही महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा, अग लगी यानी आग से और बाढ़ के भय से हमेशा घिरा होगा। पटना निश्चय ही भविष्य में एक महानगर होगा, ऐसा भविष्यवाणी महात्मा बुद्ध का था कि पटना निश्चय ही भविष्य में एक महानगर होगा, परंतु यह बाढ़ से जल अर्थात बाढ़ से, फिर अग्नि से और लड़ाई झगड़ा कलह से हमेशा ग्रसित होगा। ऐसा भगवान बुद्ध का मानना था। उन्होंने भविष्यवाणी की थी पटना महानगर के बारे में। कालांतरेण पाटलिपुत्र ग्राम एवं पाटलिपुत्रमिति कथित। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा सिद्धिति। यूनान राजदूत मेगास्थनीज, यूनान का राजदूत कौन था, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, कई बार पूछा भी गया है कि मेगास्थनीज कहाँ का राजदूत था। तो मेगास्थनीज यूनान के राजदूत थे। स्वसंस्मरणेषु निरूपयति, वह अपने संस्मरण ग्रंथ में निरूपण किया है इस चीज का कि चंद्रगुप्त मौर्य के काल में उस नगर का रक्षा व्यवस्था और शोभा व्यवस्था बहुत ही उत्कृष्ट था। अस्य नगरस्य वैभवम प्रियदर्शिनः अशोकस्य समये सूत्राम समृद्धम, और इस नगर का शोभा अशोक के समय में और भी समृद्ध हो गया। बाद में, इसका हिंदी को समझिए, बाद में यही पाटलीग्राम पाटलिपुत्र नगर के नाम में प्रसिद्ध हुआ, और जो पाटली नाम का एक ग्राम था वही पाटलीग्राम पाटलिपुत्र नगर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी, बहुत ही अच्छी थी चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, जिसका वर्णन यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। इस नगर की संपन्नता अशोक के समय और भी अधिक थी, और जैसे ही वहाँ पटना के राजा सम्राट अशोक बने तो पटना की स्थिति और भी सुधर गई। यहाँ की संपन्नता अशोक के समय और भी अच्छी हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड में है बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रावर्तत इति राजशेखर स्वकाव्यमीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मृति। इसका हिंदी है, बहुत समय तक पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही। जो पाटलिपुत्र की शिक्षा परंपरा थी, शिक्षा की पद्धति थी, वह बहुत समय तक चलती रही, अपने अस्तित्व को बचाए रखी। फिर यह राजशेखर नाम के कवि ने अपनी काव्यमीमांसा नामक ग्रंथ में आदर पूर्वक वर्णन करता है। यह जो हमें पटना के इतिहास के बारे में जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, यह बात कि पटना शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था और वह अपनी शिक्षा की परंपरा को बहुत दिन तक बचाए रखा, और अभी भी पटना को शिक्षा का केंद्र ही माना जाता है। तो इस चीज का पटना पुराने समय से, बहुत पहले समय से एक शिक्षा का केंद्र बना रहा है। इस चीज का प्रमाण हमें मिलता है काव्यमीमांसा के द्वारा। यह बात स्पष्ट रूप से काव्यमीमांसा में लिखा गया है, जो कि काव्यमीमांसा ये राजशेखर के द्वारा लिखा गया आत्मकथा है। काव्यमीमांसा जो राजशेखर की आत्मकथा है। तो यहाँ से बहुत अच्छा सा प्रश्न होता है
कि निम्न में से कौन राजशेखर की कृति है, या आत्मकथा है, या राजशेखर की काव्य है। तो इसका आंसर होता है काव्य मीमांसा, या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि काव्य मीमांसा किसकी रचना है, तो यह राजशेखर की रचना है। और हम लोगों ने इससे पहले भी देखा कि दामोदर गुप्त के द्वारा भी लिखा गया था, जिस काव्य का नाम था कूटनीमताख्य। कूटनीमताख्य दामोदर गुप्त के द्वारा लिखा गया था और काव्य मीमांसा राजशेखर के द्वारा लिखा गया है। और दोनों ही काव्य से, दोनों ही ग्रंथ से हमें पटना के इतिहास का ज्ञान होता है। पटना के इतिहास के बारे में हम लोग बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त करते हैं। कहता है कि अत्रोप वर्ष वर्षाविह पाणिनि पिंगलाविह व्याडी वर रुचि पतंजलि इह परीक्षिता ख्यातिम उपजगमु। इसका मीनिंग हिंदी में है, यहाँ वर्ष उपवर्ष पाणिनि, जो जिसे हम लोग व्याकरण के जन्मदाता कहते हैं, पाणिनि, फिर पाणिनि के ही समकालीन जो और भी ऋषि थे जिनका नाम था पिंगल, व्याडी, वररुचि और पतंजलि आदि लोगों ने यहाँ अर्थात पटना में पाटलिपुत्र में वर्षों वर्ष तक रहकर, कई वर्षों तक रहकर पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वररुचि और पतंजलि इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और अपने विश्व में, पूरे जगत में अपनी ख्याति, अपनी प्रसिद्धि प्राप्त की। आदि लोगों ने ज्ञान का विस्तार किया और ख्याति पाई। इन लोगों ने, जो पाणिनि थे, पिंगल थे, व्याडी, वररुचि और पतंजलि, इन्होंने पाटलिपुत्र से ही शिक्षा प्राप्त कर अपने आप को प्रसिद्धि की और लेकर गए और अभी इतने प्रसिद्ध हैं कि हम लोग उनके बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं। और पाणिनि जी को तो व्याकरण के जनक भी कहा जाता है। ये लोग महान ऋषि हैं जो कि पटना से ही पढ़कर आगे बढ़े हैं और अपनी प्रसिद्धि प्राप्त किए हैं। अगले स्लाइड में कहता है कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतरं पुष्पपुरं कुसुमपुरं वा प्राप्यते। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्यास्य समीपे पुष्पाणां बहुम उत्पादनम भवति स्म। कहा जाता है कि कुछ प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में पाटलिपुत्र का दूसरा नाम, पाटलिपुत्र के जब इतिहास को हम लोग जानते हैं तो पाटलिपुत्र का भी कई पुराना नाम था, समय समय पर उसका भी नाम बदलते गया। और पाटलिपुत्र का दूसरा नाम पुष्पपुरम या पुष्पपुर, फिर कुसुमपुर भी देखने को मिलता है। कई ग्रंथों में पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर और कुसुमपुर भी प्राप्त होता है, देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता था। इससे ये पता चलता है कि फूलों का उत्पादन अधिक होता है। पुष्पपुर अर्थात पुष्प का मतलब होता है फूल, और कुसुम का भी मीनिंग, ये इसका फूल का ही पर्यायवाची शब्द है, फूल ही होता है। इसलिए इसके नाम के अनुसार कई इतिहासकारों ने अनुमानतः बताया कि इस जगह के, इस स्थान के आसपास फूलों का उत्पादन बहुत ही अधिक मात्रा में हो रहा होगा, इसीलिए इसका नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर भी मिलता है इतिहासों में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं क्या कहता है। पाटलिपुत्र मिति शब्दो अपि पाटल पुष्पानाम पुत्लिका रचनाम आश्रित्य प्रचलिता शरत्काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलिता। तत्र सर्वे जना आनंदमग्ना
सर्वे जना आनंदमग्ना अभुवन सम्प्रति दुर्गा पूजा अवसरे तथस्य एव तादृश्य एव समारोह दृश्यते। इसके बारे में कहा जा रहा है कि पटना पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब के फूलों का नाम का आश्रय लेकर रखा गया है। कई इतिहासकारों ने बताया कि पटना का नाम पाटल पुष्प के आधार पर दिया गया है और पाटल पुष्प का अर्थ होता है गुलाब का फूल। पाटल मीन्स होता है गुलाब और पाटल पुष्प अर्थात गुलाब का फूल। तो कई इतिहासकारों का मानना है कि पटना के आसपास गुलाब के फूलों की खेती अधिक मात्रा में होती थी, जिसके कारण पाटल को ही, गुलाब के फूल को पाटल पुष्प कहा जाता है और उसी के नाम पर पाटलिपुत्र नाम पड़ा पटना का, या पाटलीग्राम, पाटलिपुत्र, यह पाटल से आया है, ऐसा कई इतिहासकारों का मानना है। ऐसा पुलकित पुतलिका रचना में वर्णित है। ऐसा कई रचना से ऐसा जानकारी प्राप्त होता है, ऐसी जानकारी प्राप्त होता है कि पटना का नाम पाटल पुष्प के आधार पर भी पड़ा है। गुप्त वंश के शासन काल में इस नगर में, गुप्त वंश के जब शासन काल चल रहा था, गुप्त वंश का शासन काल, उस समय इस नगर का अर्थात पटना में शरद ऋतु, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था, बहुत ही प्रसिद्ध था। उस समय जो शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव होता था वो बहुत ही प्रसिद्ध था। अब यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है आप लोगों को कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, उसका आंसर आपको यहाँ मिल गया। शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव कब मनाया जाता था, तो शरद ऋतु में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। अति प्रचलित, बहुत ही प्रचलित था, प्रसिद्ध था। इस अवसर पर लोग अति प्रसन्न रहते थे और जब भी ये अवसर उत्सव मनाया जाता था शरद ऋतु में, तो उस उत्सव के समय उत्सव के अवसर पर लोग बहुत ही प्रसन्न, खुश होते थे। ये तो जाहिर सी बात है, कोई भी उत्सव अगर मनाया जाता है तो सभी बहुत ही प्रसन्न होते हैं, बहुत खुश होते हैं। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसे ही दृश्य देखने को मिलता है। जिस प्रकार दुर्गा पूजा के अवसर पर हम लोग बहुत आनंदित होते हैं, बहुत खुश होते हैं और पूजा आराधना करने में बहुत मग्न हो जाते हैं, उसी तरह उस समय जिस प्रकार अभी दुर्गा पूजा का दृश्य हम लोग देखते हैं, उस प्रकार ही कौमुदी महोत्सव का दृश्य उस समय हुआ करता था, जो कि शरद ऋतु में मनाया जाता था। और किसके काल में, तो यह गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता था। अब यहाँ से दो प्रश्न पूछा जाता है। पहला कि कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता था, तो शरद ऋतु में मनाया जाता था। दूसरा प्रश्न यहाँ से यह बनता है कि कौमुदी महोत्सव किसके शासन काल में मनाया जाता था, तो कौमुदी महोत्सव गुप्त वंश के शासन काल में मनाया जाता था। काल चक्रवशाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णतराम अन्नभूतम तस्य संकेतः अनेकेषु साहित्य ग्रंथेषु मुद्रा राक्षस आदिषु लभ्यते। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्धारो जातः। आगे कहता है अंगल शासन काले च पाटलिपुत्रस्य सूत्राम विकासो जातः। चलिए इसके हिंदी को देखते हैं। हिंदी में इसका अर्थ क्या है। समय परिवर्तन के साथ या समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। इसका मतलब यह है कि समय परिवर्तन के कारण समय समय पर इसका कुछ दिनों तक विकास हुआ, फिर लगभग 1000 वर्षों के लिए पटना का विकास रुका हुआ था। आया पटना का जीर्णोद्धार लगभग 1000 वर्षों तक नहीं हो पाया। यहाँ से एक आप लोगों का अच्छा सा ऑब्जेक्टिव प्रश्न आता है कि पटना का या पाटलिपुत्र का उद्धार कितने वर्षों तक रुका हुआ था या विकास कितने वर्षों तक रुका हुआ था, तो 1000 वर्ष तक इसका विकास रुका हुआ था। आगे देखेंगे इसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथों एवं मुद्रा राक्षस नाटक।
जो मुद्रा राक्षस नाम का एक नाटक है में मिलती है। मुगल शासन काल में इस नगर का विकास हुआ। जब मुगल का शासन शुरू हुआ उस समय से फिर से पटना का विकास होना शुरू हुआ तथा अंग्रेज शासन काल में इस नगर का काफी विकास हुआ। मुगल के बाद जो अंग्रेज आए उनके शासन काल में भी पटना का काफी विकास हुआ। अगला है नगरम इदम मध्यकाले एव पटनेति नामना प्रसिद्धिम अगात अयम च शब्दः पत्तनमिति शब्दात् निर्गतः। नगरस्य पालिका देवी पटन देवीति अद्यपि पूज्यते। इसका हिंदी अर्थ है यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। यहाँ से एक अच्छा सा प्रश्न बनता है कि पाटलिपुत्र पटना नाम से कब से जाना जाता है, तो मध्यकाल से ही यह नगर पाटलिपुत्र मध्यकाल से ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ। और यह शब्द पतन शब्द से बना है और पटना जो शब्द बना है यह पतन शब्द से बना है। नगर का पालन और रक्षा करने वाली पटन देवी, जो पटना की पालिका देवी है, पटना की देखरेख करने वाली देवी, रक्षा करने वाली देवी, जिसे पटन देवी कहा गया है, आज भी पूजी जाती है और पटना में आज भी पटन देवी को पूजा किया जाता है। वहाँ के लोग आज भी पटन देवी को पूजा करते हैं, पूजते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है संप्रति पाटलिपुत्रम जो आज पटना नाम से प्रसिद्ध है, पटना नाम नगरम जो पटना नाम का एक नगर है, अति विशालम वर्तते बिहारस्य राजधानी चास्ति। और यह जो है वह बहुत विशाल है और यह अभी बिहार के राजधानी के रूप में है। अनुदिनम नगरस्य विस्तारः भवति। दिन पर दिन इस नगर का विस्तार होता जा रहा है। अस्य उत्तरस्याम दिशि गंगा नदी प्रवहति। और इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है, गंगा नदी बहती है। तस्या उपरि गांधी सेतुर्नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतमः सेतुः किंच रेलयान सेतु अपि निर्म्यमानो वर्तते। इसका हिंदी अर्थ है इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर अति विशाल बिहार राज्य की राजधानी है, जो कि बहुत ही विशाल है। पटना बहुत बड़ा जगह है और यह बिहार की राजधानी है वर्तमान समय में। आए दिन अर्थात दिन पर दिन इसका विस्तार हो रहा है। आए दिन पटना का विस्तार हो रहा है। इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु बना हुआ है और रेल पुल का निर्माण हो रहा है। तो कहा जा रहा है कि पटना के उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है और उसी गंगा नदी पर एक पुल है जिस पुल का नाम है गांधी सेतु, जो कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है, अब तक का सबसे लंबा पुल है। और इस पर ये अभी सड़क पुल है और इस पर रेल के पटरी का भी कार्य चल रहा है, ताकि कुछ दिनों बाद जब यह कार्य संपन्न हो तो उस रास्ते से होकर रेल का भी आवागमन हो सके। आगे देखेंगे, नगरे अस्मिन् उत्कृष्टः संग्रहालयः, उच्च न्यायालयः, सचिवालयः, गोलगृहं, तारामंडलम, जैविकोद्यानम, मौर्यकालिकः अवशेष, महावीर मंदिरम इत्यते दर्शनीयाः सन्ति। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीय स्थलं दशम गुरो
गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानं गुरुद्वारेति नाम्ना प्रसिद्ध वर्तते। तत्र देशस्यास्य तीर्थयात्रिणः दर्शनम अर्थमान्यति। एक बार पुनः इसे पढ़ेंगे। कहा जा रहा है नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहम, तारामंडलम, जैविकोद्यानम, मौर्यकालिक अवशेषः, महावीर मंदिरम इत्यते दर्शनीय सन्ति आदि दर्शन करने योग्य पटना में है। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीय स्थलम दशम गुरो गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानं गुरुद्वारेति नाम्ना प्रसिद्धं वर्तते। तत्र देशस्यास्य तीर्थयात्रिणः दर्शनामर्थ मायन्ति। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, जो मौर्य काल के जो अवशेष बचे थे उन्हें संभाल कर रखा गया है पटना नगर में। फिर महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल हैं। ये जो सारे स्थल हैं ये दर्शन करने योग्य हैं, देखने योग्य हैं। और ये सारे चीज जो संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष और यह महावीर मंदिर पटना में मौजूद है। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल, जो सिख संप्रदाय का सबसे पूजनीय स्थल होता है गुरुद्वारा, पूजनीय स्थल गुरुद्वारा, 10वें गुरु, सिख संप्रदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। और गोविंद सिंह का जन्म स्थान पटना है। गोविंद सिंह जो सिख संप्रदाय के 10वें गुरु थे और इन्हीं के जन्म स्थान पर गुरुद्वारा बनाया गया है, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध है। यहाँ देश विदेश के लोग भी आते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्रों के तीर्थ यात्रा दर्शन के लिए आते हैं। तीर्थ यात्रा या तीर्थ यात्री दर्शन के लिए आते हैं। पटना अनेकों देश के अनेकों जगह से लोग आते हैं इन सब का दर्शन करने। उच्च न्यायालय, संग्रहालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष और महावीर मंदिर। अगर आप लोग पटना गए होंगे या जो भी पटना से हैं उनको पता होगा कि ये जो महावीर मंदिर का जिक्र यहाँ हुआ है यह पटना जंक्शन के जस्ट सामने ही पड़ता है। अगर आप लोग कभी जाएं तो एक बार जरूर देख लें, क्योंकि इस महावीर मंदिर का इतिहास बहुत पुराना है, इसका संबंध इतिहास से है, तो एक बार जाना चाहिए आप लोगों को भी। अगला है एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। सर्वं च संकलित रूपेण संग्रहालये दर्शनीयमिति पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम। इसका हिंदी यह है, इस प्रकार जो हम लोगों ने इस पाठ के आधार पर पढ़ा, इसके अनुसार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो धार्मिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, हर एक क्षेत्र में, विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण, अपना एक अलग पहचान को धारण किया है। और संग्रहालय के समान दर्शनीय है। जिस प्रकार संग्रहालय दर्शन के योग्य होता है, उसी प्रकार पटना हम लोगों के लिए एक संग्रहालय है, जहाँ पर्यटन की दृष्टि से यह नगर अति महत्वपूर्ण है। पर्यटन या घूमने फिरने के उद्देश्य से भी पटना एक महत्वपूर्ण नगर है।
जिस पीडीएफ के माध्यम से आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, संस्कृत के साथ हिंदी अनुवाद भी दिया जा रहा है, इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन करें और वहां आप लोग को आसानी से यह उपलब्ध करवा दिया जाएगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।